मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज मैं लद्दाख के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि लद्दाख में काफ़ी हंगामा हुआ है और सोनम वांगचुक जो बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनिस्ट माने जाते हैं, जो जो वहाँ पे चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप रोल में थे, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून के तहत नज़रबंद कर दिया गया। मैंने बहुत पहले 80 के दशक में लद्दाख पर किताब पढ़ी थी, इन द शैडो ऑफ लद्दाख, लद्दाख की छाया में। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसके लेखक भवानी सेनगुप्ता हुआ करती थी। उपन्यास था, उपन्यास है, अभी भी होगा। और वह जो 1962 में लद्दाख के ऊपर चीन का हमला हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि में वो उपन्यास लिखा गया था। उसका मुख्य पात्र एक सेकंड लेफ्टिनेंट था, नौजवान लड़का, जो लड़ाई में शहीद हो जाता है। उसके परिवार पर क्या गुजरती है, उसके माध्यम से समाज का क्या रुख होता है और लद्दाख की क्या सामरिक या रणनीतिक रूप से महत्व है देश के लिए, उस पर चर्चा की गई थी। उसी समय मेरे दिमाग में बात आई, मैं पढ़ता था, विश्वविद्यालय में था, कि लद्दाख हमारे देश का बेहद संवेदनशील इलाका है, जो चाइना के बिल्कुल बॉर्डर पर है। और चाइना के साथ हमारी शत्रुता तो जग जाहिर थी 62 के हमले के बाद से। तो ये लगा कि संवेदनशील इलाका है और इसे सरकार को बेहद गंभीरता से, संवेदनशीलता से लेना चाहिए, क्योंकि चाइना का हमला अगर होता है देश में तो लद्दाख सबसे पहले इसको झेलता है। और एक और हिस्सा हुआ करता था जिसको हम लोग नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो अब अरुणाचल प्रदेश बन गया है। तो खैर, अरुणाचल प्रदेश की बात तो अभी नहीं करेंगे, लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख 1947 में हमारे देश के बंटवारे के बाद, और जब जम्मू और कश्मीर का ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया वहाँ के राजा ने, तो उस समय से ही जम्मू और कश्मीर प्रांत का, प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन 2019 में उसे जम्मू और कश्मीर प्रांत से अलग करके यूटी बना दिया गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो बचा था उसे भी यूटी बना दिया गया, राज्य के दर्जे को हटा करके यूटी कर दिया गया। और सोनम वांगचुक ने और आम तौर से लद्दाखी भाइयों ने इसका बड़ा घनघोर समर्थन किया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब उनके दिन बहुरेंगे और प्रदेश में रहते हुए उनका कल्याण नहीं हो रहा था, लेकिन उनका कल्याण होगा। थोड़ा हम इतिहास समझें लद्दाख का। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और करगिल। और ये लद्दाख जो है सो आमतौर से इसका जो क्षेत्रफल है वो 52,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आज की तारीख में उसके पॉपुलेशन केवल 3 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले उसका पॉपुलेशन बहुत कम रहा होगा। तो वहाँ पर तिब्बतन बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते थे। और 10वीं शताब्दी में जो तिब्बत का राजवंश है, जो राज घराना था, उसने वहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनार्की की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी में जब हमारे देश में, उस हिस्से में सिख किंगडम की शुरुआत हुई थी, राजा रंजीत सिंह ने शुरू किया था, रणजीत सिंह जी ने। तो उनकी फौज में जोरावर सिंह जनरल थे और उन्होंने हमला करके उसे सिख राज्य में मिलाया था। और 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो जैसा मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हो गया। और 19 में जब वो यूटी बना दिया गया तो लोगों ने बहुत ही खुशियाँ मनाई और सोचा होगा उन्होंने कि इसका पूरा विकास होगा। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने वादा भी किया कि इसे संविधान की 6वीं अनुसूची में रखेंगे। 6वीं अनुसूची का मतलब होता है कि वहाँ का जो ट्राइबल एरिया है, मूलतः ट्राइबल एरिया ही एक तरीके से कह सकते हैं, करगिल और लेह दोनों, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल की स्थापना होगी। और उस काउंसिल को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल शक्तियाँ होंगी। वो अपना विकास ठीक से कर सकते हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और एक तरीके से सेल्फ रूल है, 5वें शेड्यूल से बेहतर वो है। स्वाभाविक है, जब केंद्र सरकार ने ऐसा वादा किया तो उसको लेकर के
मांगे वहाँ की जनता के बीच से भी उठी, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था यूटी बनने के बाद से उन्हें लगा कि सेल्फ रूल तो हमारा है नहीं, शासन में हमारी कोई भागीदारी, कोई भूमिका नहीं है, हमारे विकास में हमारी कोई से नहीं है, इसलिए होना चाहिए। बनाया तो गया था हमारे लिए, उन्होंने स्वागत भी किया था। और जो सोनम वांगचुक हैं आज की तारीख में जो नेता हैं, वे उसके अगुआ थे, जो बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, मशहूर लोग हैं, अगुआ थे। जब निराशा होती है तो आदमी आंदोलन करता है, तो आंदोलन शुरू हुआ और उसमें स्टेटहुड भी जुड़ गया। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टेट बनना चाहिए, लेकिन 3 लाख की पॉपुलेशन में स्टेट क्या बनाइएगा। अब जानते हैं कि बहुत ही छोटे राज्य हो जाने से, गोवा इत्यादि को देखिए, अभी तो खैर दल बदल के बाद से थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, वरना दल बदल जैसी बीमारियां उसमें आ जाती हैं और लूट खसोट का तो खैर बाजार गर्म हो जाता है। लेकिन स्टेटहुड अगर नहीं भी बने तो 6 शेड्यूल जिसका वादा था वो होना चाहिए ताकि सेल्फ रूल हो सके। तो खैर वहाँ पहला आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल किया सोनम वांगचुक ने, लंबे समय तक सरकार ने नहीं सुनी, फिर दिल्ली मार्च हुआ, उसे भी रोक दिया गया। और अभी 2-4-5 दिनों पहले इसी सितंबर महीने में वहाँ पे पुनः भूख हड़ताल शुरू हुई। कहते हैं कि 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी, लेह में लोग हड़ताल कर रहे थे, 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इसको लेकर थोड़ी अफवाह फैल गई कि शायद उनकी ज़िंदगी खतरे में है। और उस ज़िंदगी खतरे में अफवाह को सुनकर के जो नौजवान तबका है, जो आजकल जेन जी कहा जा रहा है, जो नेपाल में जेन जी का आंदोलन हुआ, और उससे पहले बांग्लादेश में भी जेन जी आया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश में जो जेन जी आया था वो मूलतः सांप्रदायिक तत्व उसमें बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो नेपाल का था वो अलग तरीके का था। हालांकि उसमें कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर गए थे जिन्होंने नेपाल में बहुत तबाही मचा दी, जलावला दिया। तो यहाँ जो जेन जी ने प्रवेश किया उसने भी लगभग यही काम किया, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया, बाकायदा पुलिस की गाड़ियाँ फूंक दी, काफ़ी नुकसान होना शुरू हुआ। और इस नुकसान को देखते हुए कहते हैं कि सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे थे उन्होंने अनशन तोड़ दिया, लेकिन आरोप है सरकार का कि इन्होंने अरब स्प्रिंग की चर्चा की, इन्होंने नेपाल और बांग्लादेश के जेएनजी के आंदोलन की चर्चा की, और इस प्रकार से इनके भाषणों के वजह से युवा और भड़क गया था और इन्होंने अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं करके और बाकायदा आंदोलन को इस रूप में या इस तरफ मोड़ दिया ताकि वहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नज़रबंद कर दिया गया है। इसमें कोई जमानत का प्रावधान होता नहीं है, ये नज़रबंदी है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। उनके अन्य साथियों को भी बंद किया गया होगा। 4 लोग मारे भी गए। इस पूरे के पूरे आंदोलन जब हिंसक हो गया तो पुलिस का कहना है कि हमने आत्मरक्षार्थ और सरकारी संपत्ति की रक्षार्थ गोली चलाई, 4 लोग मारे गए। कह सकते हैं कि लद्दाख बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव इलाका रक्षा के दृष्टिकोण से था, वह अंदर से बिल्कुल डिस्टर्ब्ड इलाके के रूप में हो गया है और सरकार अपने ढंग से उसको हैंडल करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। अब कर्फ्यू में कुछ समय के लिए ढील भी दी जाती रही है और शायद सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी के बाद से सरकार को लगता है कि मामला ठंडा हो जाएगा। सोनम वांगचुक पर इधर काफ़ी आरोप भी सरकार ने लगाना शुरू किया, जबकि सोनम वांगचुक सरकार के बहुत प्रबल समर्थक थे जब 2019 में यूटी बनाया गया था लद्दाख को, और 17 में भी वो कई समर्थन करते पाए जाते थे। यहाँ तक कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनके वो व्यक्तिगत प्रशंसकों में से माने जाते थे। लेकिन कब करवट बदल ले और प्रशंसक कब करार कर दिए जाएं, अगर सरकार को उनकी बातें अच्छी नहीं लगें, उनकी गतिविधियाँ अच्छी नहीं लगें, तो कब वे विरोधी में तब्दील हो जाएं कोई नहीं जानता। ये डेमोक्रेसी में होता रहता है। तो सोनम वांगचुक जो है सो वो अब देश के लिए ख़तरा माने जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनका जो एक्टिविटीज़ है वो प्रेजुडिशियल है। मेंटेनेंस ऑफ पीस और पब्लिक ऑर्डर के लिए माना जा रहा है कि प्रेजुडिशियल है और वे नज़रबंद कर दिए गए हैं। बहुत सारे दूसरे लोग पकड़े गए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो मैंने शुरुआत की भवानी सेनगुप्ता की किताब से, कि निश्चित तौर से लद्दाख एक संवेदनशील इलाका है और जो भी वहाँ पे अशांति होगी उसका फ़ायदा हमारे देश को तो मिलेगा नहीं। उसका फ़ायदा निश्चित तौर से हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स, एक तरफ पाकिस्तान भी है
और एक तरफ चाइना भी है। ये उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अशांति मचती रहे। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ हल करने की आवश्यकता है जितनी संवेदनशीलता की मांग लद्दाख जैसे सीमावर्ती राज्य करते हैं। अगर 6 शेड्यूल की घोषणा कर दी जाए, मुझे लगता है तो लोगों की आधी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। स्टेटहुड के सवाल को लेकर के समझाया जा सकता है और ऐसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया जाना चाहिए। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ा सा पॉलिटिकल कम हो, थोड़ा प्रशासनिक हो। जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे मिस्टर माथुर, जो भारत सरकार में सचिव रह चुके थे, तो उनके समय सब चीज़ें नहीं हो पाई। अभी जो जिन सज्जन को बनाया गया वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, शायद जम्मू के रहने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री थे जहाँ तक मुझे याद है, कविंद्र गुप्ता जी। तो निश्चित तौर से असफलता मैं मानूंगा, ये मैं प्रशासन की भी असफलता मानूंगा। यदि कोई आंदोलन हिंसक हो जाता है तो हिंसक होने के पहले तो बहुत सारा आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए और किस प्रकार से उसे हिंसक होने से रोका जाए, क्योंकि आप अपने दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों से लड़ रहे हैं। और लड़ क्यों रहे हैं? दोस्तों से लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, दोस्तों से तो दोस्ती होनी चाहिए, यानी उनके साथ मिल बैठ करके बातों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए और जो उचित हल हो उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये निश्चित तौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर की असफलता है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जैसा खबरों में आया है, होम मिनिस्ट्री ने सीधे हस्तक्षेप करके और सोनम वांगचुक को अवांछनीय भी करार दे दिया है। खबरें यहाँ तक हैं कि उन्होंने FCRA का वायलेशन किया। उनका जो NGO है वही NGO पहले सरकार मानती थी कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, अब मान रही है कि वह जो है सो विदेशों से पैसा लेता है। सुनते हैं एक IT सेल है कोई किसी पार्टी, मतलब BJP का IT सेल है, वहाँ प्रचारित हो रहा है कि ये तो सोरोस के एजेंट हैं। यानी उनको अब काली स्याही से या रंगने की पूरी कोशिश हो रही है, जो उचित नहीं है। क्योंकि सरकार तो डील कर ही रही है, सरकार मुझे आशा है कि ठीक ढंग से डील करना जरूर जानती होगी, क्योंकि सरकार तो सरकार होती है, हम सब सरकार में रहे हैं और समझते हैं। लेकिन बीच में पार्टी आ गई और उन्होंने जो उनको गाली गलौज और उनके ऊपर कई तरह के छीटाकशी, मैं नहीं जानता वो सही भी हो सकता है, कितना सही है कितना गलत है हम नहीं जानते, लेकिन सोनम वांगचुक एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है और सोनम वांगचुक की जो प्रतिष्ठा है वो कुल देश में ही नहीं है, देश के बाहर भी है। और एक अच्छे रूप में, पर्यावरणविद के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है और वे वहाँ की लद्दाख की जनता की बात कर रहे हैं। तो जो जनता की बात कर रहा है उसकी बात को सुनना चाहिए, उसे केवल लाठी और गोली के बल पर नहीं दबाया जा सकता। और वह भी एक बॉर्डर इलाके में, सीमावर्ती इलाके में, संवेदनशील इलाके में, जो लद्दाख की छाया की मैंने चर्चा की, जहाँ लगातार फौज चीन के खिलाफ हमारी फौज तैनात है और चीन की फौज हमारे खिलाफ तैनात है, और किस प्रकार से सियाचिन ग्लेशियर पर हमारे सैनिक जो हैं वो कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी डटे हुए हैं, इसको समझना चाहिए। और जब तक स्थानीय जनता का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक फौज कोई लड़ाई जीत नहीं सकती। इसलिए लद्दाखी जनता का सपोर्ट भी मिलना हमारे फौजियों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस समस्या को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हल करने की आवश्यकता है, ठंडे दिमाग से हल करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। और मित्रों, मेरे अपने विचार हैं इस बिंदु पे, जो अखबारों के माध्यम से, ये जो मीडिया के माध्यम से, हालांकि जो गोदी मीडिया है वो तो गलिया रहा है, वो तो सोनम वांगचुक को देशद्रोही करार करने में तुला हुआ है। वो तो कहते हैं लोग IT सेल से गाइड होता है, इसलिए वहाँ से जो हुक्म आया होगा वो उस हुक्म का पालन कर रहा है। लेकिन जो दूसरा मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया है, उसे भी बहुत ही संजीदगी के साथ इस पूरे मसाइल को हल कराने के बारे में और एक तरीके से जनमत तैयार करने के बारे में सोचना चाहिए। या अरब स्प्रिंग का ज़माना वहाँ पे नहीं लाना चाहिए, या जो कुछ भी बांग्लादेश या नेपाल में हुआ वो ठीक है, अपने परिस्थिति में हुआ, उसे नहीं लाना चाहिए। हमारा देश अलग देश है, विशाल देश है, हम जनतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, हमारे पास एक संविधान है, हमारे पास एक पॉलिटिकल एपरेटस है, एक प्रशासनिक ढांचा है। इसलिए हमारे यहाँ बांग्लादेश और नेपाल जैसी चीज़ें तो नहीं दोहराई जा सकती, लेकिन अनावश्यक रूप से उसका नाम क्यों लिया जाए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपनी राय कायम किए होंगे, और यदि आप अपनी राय जो भी आपके पास हो टिप्पणियों के माध्यम से मुझे भी बताइए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर करें, कृपया लाइक करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।